नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव के रूप में प्रसार कैसे किया जाता है। तो आपने ये प्रक्रिया जो है वो बहुत ही बचपन में सीख रखी है, लेकिन यहाँ पर जब हम ये दशमलव में प्रसार की प्रक्रिया सीखेंगे तो हम साथ ही साथ सीखेंगे कि किस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या जो है उसका दशमलव का प्रसार वह अशांत आवर्ती है या शांत आवर्ती है, या अंग्रेजी में आप जैसे कह सकते हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है। ये सब कैसे पता करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। और कई बार बोर्ड की परीक्षा में आपको एक बिना विभाजित किए कुछ भिन्नों के दशमलव का प्रसार करने को कहा जाता है, तो वो कैसे किया जाता है वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक को 3 से विभाजित करके। तो जब हम एक को 3 से विभाजित करते हैं तो ये विभाजित नहीं होता है, तो हम दशमलव लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर शून्य नोट करते हैं। तो इसका मतलब होता है हमने दशमलव लगाया है और अब हमने इस एक को 10 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है, और अभी ये 3 तिया 9 बार विभाजित होता है। और जब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 9 घटाने पर हमें मिलता है 1। और चूंकि यहाँ पर हम एक बार दशमलव लगा चुके हैं तो हम यहाँ पर एक शून्य लगा सकते हैं। अभी ये हमारा जो एक का 10वां हिस्सा था उसे हमने 10 भागों में विभाजित कर दिया है, मतलब कि हमारा जो ओरिजिनली एक नंबर था उसे इस स्टेज में आके हमने वास्तव में 100 भागों में विभाजित कर दिया है। और फिर ये होता है 3 तिया 9, और इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर फिर से हमें शेषफल एक ही मिलता है। तो आप इसे कितना भी विभाजित करते जाए आपको उत्तर के रूप में 0.33333 ये अनंत बार 3 आता जाएगा। या आप कह सकते हैं कि ये 3 जो है वो रेकरिंग है या आवर्ती है, बार बार आता जाता है, मतलब कि आवर्ती है। तो इसके भागफल को आप लिखते हैं 0.3, और चूंकि ये 3 जो है बार बार रिपीट होता जा रहा है तो हम इसके ऊपर में एक ऐसा बार लगा देते हैं। तो ये हो जाता है 0.3, उसके ऊपर बार है, इसका मतलब ये है ये 3 जो है वो आवर्ती है, बार 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 रिपीट होता जाता है और ये अनंत बार चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि 1/3 का जो दशमलव में प्रसार है वह अशांत आवर्ती है। अशांत मतलब टर्मिनेट नहीं होता है, आवर्ती है मतलब कि रिपीट होता जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम एक को 6 से विभाजित करते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिख के उसे विभाजित कर सकते हैं। तो ये एक भी 6 से छोटा है तो हमने शून्य के बाद दशमलव लगाया और फिर यहाँ पर शून्य लगा लिया। 6 एकम 6 होता है और सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिलता है 4। और चूंकि हम एक बार दशमलव लगा चुके हैं तो हम एक बार में एक शून्य लगा सकते हैं। तो फिर होता है 6 छंग 36, और यहाँ भी 40 में से 6 घटाने पे हमें मिलता है 4। और फिर आप चूंकि दशमलव लगा चुके हैं तो आप एक शून्य यहाँ पर लिख सकते हैं। और अभी ये 40 6 से विभाजित होता है 6 बार, 6 छंग 36, और घटाने से फिर से हमें मिलता है 4। तो यहाँ पर हर बार इसके बाद हमें शेषफल के रूप में 4 4 मिलता जाएगा। हर बार ये 6 6 6 6 बार विभाजित होता जाएगा। तो इसका 1/6 का मान होगा 0.1666। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं 0.16, और 6 के ऊपर आप ये बार लगा सकते हैं। तो इसका मतलब होता है शून्य के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 1 है, और उसके बाद 6 जो है वो रिपीट होता जाता है। तो ये भी जो है वो अशांत आवर्ती रूप में है। और यदि हम 1/8 की बात करें तो जब हम 1 को 8 से विभाजित करते हैं तो ये 1 भी 8 से छोटा है, तो हम शून्य लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक शून्य लगा देंगे। अब ये 10 8 से एक बार विभाजित होगा, 8 एकम 8, घटाने से हमें मिलेगा 2। और फिर चूंकि हम दशमलव लगा चुके हैं तो हम एक शून्य ऐसे ही नोट कर सकते हैं। 8 दूनी 16 होता है, और फिर घटाने से हमें मिलता है 4। और फिर यहाँ पर हम एक शून्य लगा सकते हैं, 8 पंचे होता है 40, और यहाँ पर हमें शेषफल शून्य मिल गया। तो यहाँ पर चूंकि शेषफल शून्य मिल गया है मतलब कि अभी यहाँ पर विभाजन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। या आप कह सकते हैं 1/8 का दशमलव रूप में जो प्रसार है वो है 0.125, और ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, कुछ भी इसके बाद रिपीट नहीं होता है। तो ये शांत अनावर्ती प्रकार का दशमलव का प्रसार है। शांत मतलब एक
स्टेप के बाद ये खत्म हो जाता है और कोई भी संख्या यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है, मतलब कि ये अनावर्ती है। तो ये शांत अनावर्ती प्रकार का दशमलव का प्रसार है। ठीक है, और अभी अगर हम बात करें एक और परिमेय संख्या जो कि है 1/7, इसका प्रसार यदि हम करने की कोशिश करें तो हमें 1 को 7 से विभाजित करना होगा। 1 7 से छोटा है तो विभाजित नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक शून्य लगाएंगे। अभी ये एक बार विभाजित होता है, तो 7 एकम 7, सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिलता है 3, और चूंकि हम दशमलव लगा चुके हैं तो हम एक शून्य तो ऐसे ही नोट कर सकते हैं। फिर 7 चौक 28 होता है और यहाँ घटाने से हमें शेषफल मिलता है 2, और फिर हम एक यहाँ पर शून्य लगा सकते हैं। फिर होता है 7 दूनी 14 और सब्ट्रैक्ट करने से हमें शेषफल यहाँ पर मिलता है 6। अगर आप नोटिस करें तो हर बार हमें शेषफल जो है वो अलग अलग संख्या मिल रही है। यहाँ पर हमें 3 मिला था, यहाँ पर 2 मिला था, अभी यहाँ पर 6 मिला है। और फिर इसके बाद यदि मैं शून्य नोट करूं तो 7 अट्ठे 56 होता है, 8 बार विभाजित होगा और फिर शेषफल मिलेगा 4। और फिर यदि हम शून्य नोट करें तो 7 पंचे 35 होता है उसके बाद, और फिर सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिलता है 5, और फिर हम एक शून्य ऐसे ही नोट कर सकते हैं। और उसके बाद होता है 7 सत्ते 49, और अभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें शेषफल मिलता है 1। और यहाँ पर ये शेषफल 1 जो है वो हमारी ओरिजिनल संख्या इस 1 के बराबर है, इसके बराबर है। मतलब कि इसके बाद यदि हम विभाजित करेंगे तो फिर से हमें यही संख्याएं इसी ऑर्डर में मिलेंगी। मतलब कि यहाँ पर जो रिपीट होने वाले अंक हैं वो हैं 1 4 2 8 5 7, और ये रिपीटिशन भी इसी ऑर्डर में होगा। तो जब आप इसका दशमलव के रूप में प्रसार लिखते हैं तो आप इसे लिखते हैं 0.1428557, और ये संख्या इसी ऑर्डर में बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो ये इसका दशमलव के रूप का प्रसार हुआ। ठीक है, और इसके बाद एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 1.3 का जो दूसरा प्रश्न है उसमें इसके बाद आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव के प्रसार के रूप को लिखने कहा है, और कहा है कि आपको फिर से विभाजित करके नहीं देखना है। तो वो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, उसे लिखने के लिए आप यहाँ पर ढूंढेंगे कि आपका, जैसे कि अभी आप चाहते हैं कि 2/7 का दशमलव के रूप में प्रसार को पहचाने, तो वो कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कहाँ पर 2 शेषफल के रूप में मिल रहा था। यहाँ पर आपको यहाँ 2 शेषफल के रूप में मिला है, और फिर आप उसको 7 दूनी 14 लिख के 2 बार विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आपको शून्य के बाद दशमलव लगाना होगा, और उसके बाद जो आपको पहला अंक मिलेगा वो होगा 2, क्योंकि आप डिवीजन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ से शुरू करेंगे। आपका न्यूमरेटर यहाँ पर 2 है, तो जब आप डिवाइड करना शुरू करेंगे तो वो यहाँ से शुरू होगा, और इसे विभाजित करने से आपको पहला जो अंक मिलता है भागफल में वो होता है 2। तो शून्य के बाद दशमलव और उसके बाद 2, और उसके बाद ये प्रक्रिया रिपीट होती जाएगी। तो नेक्स्ट आपको मिलेगा 8, फिर 5, फिर 7, और उसके बाद आपको शेषफल मिलता है 1, और फिर इस 1 को आप 7 से विभाजित करते हैं तो आपको दशमलव के बाद 1 मिलता है और फिर 4 मिलता है। तो आपको 1 मिलेगा और 4 मिलेगा, और इसके बाद ये सारे अंक जो हैं बार बार रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से जब आप 3/7 का दशमलव के रूप में प्रसार करते हैं तो आपको पहचानना है कि आपको 3 यहाँ पर कब मिलता है शेषफल में। तो यहाँ पर आपको 3 मिलता है, और इसे जब आप विभाजित करते हैं तो आप 4 बार विभाजित करते हैं। मतलब कि इसका दशमलव के रूप में जो प्रसार होगा वो 4 से शुरू होगा, आप 7 तक लिखेंगे, और फिर ये बाकी का बचा हुआ 1 भी लिखेंगे। तो इसका दशमलव के रूप में प्रसार होगा 0.428557। आपने अंत तक लिख लिया, और फिर ये बाकी का बचा 1, और ये सारे के सारे अंक बार बार रिपीट होते जाएंगे। और जब आप 4/7 की बात करते हैं तो आप यहाँ से शुरू करते हैं 7 पंचे 35, मतलब कि आप वास्तव में यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप शून्य के बाद दशमलव लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और फिर आप यहाँ से शुरू कर देंगे जो है 1 4 2 8, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। और जब हम बात करते हैं 5/7 की,
तो यहाँ पर हमें 5 शेषफल के रूप में मिलता है और इसे हम जब विभाजित करते हैं तो वो होता है 7 सत्ते 49। मतलब आप शून्य के बाद दशमलव लगाएंगे और फिर ये 7 लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ से इधर आएंगे और 1 4 2 8 5 लिखेंगे और ये बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है। और जब हम बात करते हैं 6/7 की तो 6 हमें यहाँ पर मिलता है और 7 8 56 ये 8 बार विभाजित होता है। तो आप शून्य के बाद दशमलव लगाएंगे और फिर 8 5 7 लिखेंगे, 8 5 7 और उसके बाद आप यहाँ से 1 4 और 2 लिखेंगे और ये सारी के सारे अंक जो हैं वो इसके बाद रिपीट होते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस एक विभाजन की प्रक्रिया को देख के इन सभी भिन्नों के दशमलव के रूप में प्रसार लिख लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं और इन्हें कैसे लिखना है वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया हुआ है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें। और तब तक के लिए नमस्कार।